Hello everyone, welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and doing good. I'm your educator Neha Taneja. So guys, let's continue with our analysis or PYQ series for CSI Net Life Sciences. As you know that we had covered part 1 in the earlier video, and this is a part 2 where we will be discussing some remaining questions. So make sure ध्यान से चीज़ों को करें एंड जो भी रूल्स आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन है उनका ध्यान रखें. इन केस इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट सो मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें. कुछ सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे. प्ले ऐप स्टोर से जो है आप जो है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए गुरु मंत्र एंड सही स्पेलिंग एंटर कीजिए सो दैट आप ज्वाइन कर सकें एंड क्लिक ऑन ज्वाइन सो दैट सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपडेट्स, नोट्स, वॉट एवर इज़ द नीड वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकें. कुछ रूल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे. अभी करंटली आई एम सेइंग व्हाट कि 20 मार्क्स का आपका जो है एक लाइव सेशन आप कंसिडर कर सकते हो. नेगेटिव मार्किंग अकॉर्डिंगली CSI नेट के अकॉर्डिंग है एंड टाइमर विल बी देयर ऑन एवरी क्वेश्चन. सो मेक श्योर आप टाइम बाउंड रहें. जहां भी मुझे लगेगा आई विल बी गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम और जहां भी मुझे लगेगा कि बहुत जल्दी ये सवाल हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आई विल बी टेलिंग यू. लास्ट में अपना टोटल स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट एंड मेक श्योर मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को आंसर आता हो. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. Here is the very first question in front of your screen everyone and timer शुरू हो चुका है. So make sure ध्यान दें. Hopefully you are getting the question and make sure जो mention है वही आप लोग आंसर करें. Incorrect you have to answer. ये क्वेश्चन ना केवल यूनिट 4 से रेलेवेंट है, इनफैक्ट यूनिट नंबर 12 में भी आप देखें तो वहाँ पर भी हम इस पूरी टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं. तो हर जगह इट इज़ हेल्पफुल. इम्यूनो टेक्निक्स में आप पढ़ते हो वहीं से कंसेप्ट रेलेवेंट है. यूनिट 4 की भी बात करें तो इम्यूनोलॉजी से कनेक्टेड है. एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिए एंड आंसर कीजिए. Alright, your time is over everyone. The correct answer for this question is option number D. D is the correct answer. एक बार क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं. कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो मेक श्योर आप साथ के साथ उस चीज़ को लिख लें. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनो का मतलब आप समझते हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल. उनसे रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है, आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बतलानी है. तो देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एज एन थेराप्यूटिक एजेंट भी यूज़ होती हैं. लाइक सेल की ग्रोथ को ब्लॉक करना है, एंजियोजेनेसिस को रोकना है, इम्यून सिस्टम के इनहिबिटर्स को ब्लॉक करना है, कैंसर सेल को ट्रीट करना है, कीमोथेरेपी को डिलीवर करना है, वहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल होता है. राइट. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की मदद से जो है मोनोक्लोनल यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो हैं लेबोरेटरीज में भी इंजीनियर की जाती है. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोडक्ट ऑफ सिंगल स्टिमुलेटेड बी लिम्फोसाइट. बिल्कुल सही, क्योंकि हमें स्पेसिफिक चाहिए. बी लिम्फोसाइट्स ऐसे इम्यून सेल्स हैं
जो कि हमें प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होकर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे. To generate large quantity of monoclonal antibodies, a normal stimulated antibody producing B cell is fused with long-lived B cell tumor, जिसको आप माइलोमा सेल भी बोलते हो. आप लोगों ने अगर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हो, यू नो इट वेरी वेल. बी सेल हमको एंटीबॉडीज तो दे सकता है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन तो जो है वो एक लिमिट में है, राइट? तो उस लिमिटेशन में चीजें ना रहें, लॉन्ग लाइफ स्पैन रहे, इमोर्टल रहे, इसलिए हमें उसको फ्यूजन करना पड़ता है बी सेल ट्यूमर के साथ. तो ये भी एकदम सही बात है. आप चाहें तो नोट्स में ये सही बातें मेंशन भी कर सकते हैं अबाउट द टेक्निक, सो दैट लैंग्वेज परफेक्ट रहे एंड हेल्प हो. Hybridoma generated for antibody production is selected on HAT medium. This is also very true. एक तरीके का मीडियम इस्तेमाल होता है. हाइब्रिडोमा का मतलब क्या है? हाइब्रिड टाइप के जो है वो सेल्स बनाए जाने, राइट? तो हैट मीडियम जो है वो एक तरीके से सिलेक्शन मीडियम का काम करता है सेल कल्चर में, राइट? एंड यहाँ पर जो है हम जो है हर एक चीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो देखते हैं. उसी इम्पॉर्टेंट रोल से जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन. H स्टैंड्स फॉर, ये भी आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर हम H के रिगार्ड बात करते हैं तो हाइपोजेंथीन की बात करते हैं. यहाँ पर हम अमाइनोप्टेरिन की बात करते हैं. यहाँ पर हम थाइमिडीन मीडियम की बात करते हैं. मिलकर बन जाता है हैट. गलत स्टेटमेंट था आपका लास्ट वाला. For HAT selection of hybridomas, the antibody producing B cell are pre-treated with 8-azaguanine to block salvage pathway of DNA. साल्वेज पाथवे नहीं, डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करने के लिए होता है, राइट? तो यहाँ पर ये चीज गलत थी, जो कि हमारा आंसर थी. अगर हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा चार्ट है, आप देख रहे हैं. माउस चैलेंज्ड विद एंटीजन, जिसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का बनाना है. स्प्लिन सेल्स लिए गए एंड अगेन वहाँ पर से जो है एंटीबॉडीज एंड माइलोमा सेल्स को फ्यूज करके हाइब्रिडोमा बना लिया गया. हाइब्रिडोमा सेल्स में यानी हाइब्रिड सेल्स को हैट मीडियम में रख कर पॉजिटिव सेल्स को हमने लिया, हार्वेस्ट किया एंड फिर जो है उसको यूटिलाइज किया. तो यहाँ पर जो 8-azaguanine का यूज किया गया है वो यूज किया गया है डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करने के लिए. कुछ भी नया लगता है मेक श्योर उसको आप लिख लें, ठीक है? अब ये क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट, ये प्यूरिन का एनालॉग है. क्या है? एक प्यूरिन का एनालॉग है, राइट? जिसका केमिकल फॉर्मूला जो है दैट इज C4H4N6O. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. एंड बेसिकली ये क्या करता है? एंटी न्यू प्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो शो करता है. अगर एक्यूट ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. 2 पाथवेज हम देखते हैं. आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में प्यूरिन एंड pyrimidine बायोसिंथेसिस पढ़ा होगा. डी नोवो में क्या, बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजें शुरू करते हैं. इज अ पाथवे ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जबकि साल्वेज में हम ऑलरेडी जो पहले के बने हुई चीजें हैं या अवेलेबिलिटी है सेल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं. तो यहाँ पर जो है ये डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करेगा, साल्वेज पाथवे को नहीं. मेक श्योर अगर आपका आंसर सही था +4 आप एंटर कर लें, अदरवाइज -1 करें और लास्ट में मार्क्स को भी कैलकुलेट करें. आई नो थोड़ा सा हो सकता है एक्सप्लेनेशन आपको लंबी लगे, लेकिन एक एक चीज़ जो बेटा मैं आपको बतला रही हूँ इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल हमेशा आते रहते हैं. इम्यूनो टेक्निक्स में भी ये चीज़ जाती है. आपका यूनिट नंबर 13 में इम्यूनो टेक्निक्स पढ़ते हो, यूनिट नंबर 12 अप्लाइड बायोलॉजी में आप ये पढ़ते हो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, यूनिट नंबर 4 में भी इम्यूनोलॉजी का पार्ट आ रहा है, कैंसर का पार्ट आ रहा है, जहां पर ये रिलेटेड है. तो 3 जगह से रिलेटेड है, इसलिए फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस क्वेश्चन. ये भी आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन है. एंड अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो कैंसर बायोलॉजी से ये सवाल है. ये क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मेक श्योर ऑड ऑप्शन को आप एलिमिनेट करें एंड सही आंसर तक पहुंचे.
कैंसर सेल एंड कैंसर स्टेम सेल्स, दोनों में अंतर है, दोनों सेम चीजें नहीं हैं. I will be giving some master charts also that will be helpful for, very helpful for you actually. Alright, time is over everyone, and the correct answer for this question is option number A. Option number A correct है. क्यों correct है उसको हम देख लेते हैं. Cancer cells mostly have mutations where cancer stem cells do not. Alright. Self renewal property जो एक बहुत बड़ा क्लू था, क्योंकि अगर आप स्टेम सेल के बारे में देखते हैं, stem cells do divide and they maintain their repertoire also, right? Stem cells, that is again one of the main thing. So cancer stem cells can undergo self renewal whereas cancer cells cannot. This is also very true. फिर था कैंसर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स वेयरएज कैंसर स्टेम सेल्स डू नॉट. गलत बोल दिया, उल्टी बात बोल दी, गलत हो गया ये वाला. ई में बोल रहा है कैंसर स्टेम सेल्स आर फाउंड ओनली इन द बोन मैरो एंड प्लेसेंटा. दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अभी हम कुछ मास्टर टेबल्स देखेंगे जहां से आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर होंगे. अगेन डी स्टेटमेंट को देखते हैं. कैंसर सेल्स आर प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी एंड रेडिएशंस. ऐसा होता तो कॉम्बिनेशन थेरेपीज काम ही कैसे करती. बहुत आसान सवाल था अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लेते तो चलिए कुछ मास्टर पॉइंट्स जो हैं इस क्वेश्चन से रेलेवेंट देख लेते हैं. एंड मेक श्योर आप लोग पेन डाउन भी कर लें जब भी आपको समय मिले. वैसे तो साथ के साथ कर ले तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. ऑलराइट, तो अगर यहाँ पर हम तीन चीज़ों के बारे में देखें, तीन चीज़ों में तीन कंपैरिजन्स की टेबल जो है आपको मिल रही है. And normal cells matured, you know what does mature mean. Normoxia हो सकता है आपके लिए एक न्यू टर्म हो. It means what? Almost universally used to describe the normal oxygen level in tissue culture plant. मतलब कि ऑक्सीजन की जो नीड होती है वो नॉर्मल होती है. हाइपोक्सिया, नॉर्मोक्सिया. हाइपोक्सिया ऑक्सीजन डिप्लीटेड कंडीशंस, नॉर्मोक्सिया नॉर्मल ऑक्सीजन कंडीशंस. अगर डैमेज होता है तो उसको रिपेयर किया जाता है और कंट्रोल्ड वे में सेल साइकिल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर ग्रोथ चलती है. कैंसर सेल के बारे में बात करें, देयर विल बी मेनी म्यूटेशंस. इमेच्योरिटी है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है और इमोर्टल है. राइट, अजर है, अमर है, डिवाइड करता रहेगा बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ टेलोमरेज एक्टिविटी एंड मेनी मच फैक्टर्स. कैंसर स्टेम सेल्स देखिए तो बहुत कम ऑक्सीजन में भी काम चलेगा. जो दवाइयाँ दी जा रही हैं ट्रीटमेंट के लिए उसको ईफ्लक्स करता है, निकाल देता है. सेल्फ रिन्यूअल बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी होती है. एंजियोजेनेसिस, एक्स्ट्रा एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. सरफेस मार्कर्स दिखाई देंगे, स्टेम सेल्स पर हमेशा सरफेस मार्कर्स अलग होते हैं. एंड E2M ट्रांजिशन विल ऑल्सो बी देयर. अब मैं आपको एक और मास्टर टेबल देती हूँ जो बहुत अच्छे रिसर्च पेपर में से है. आप उसको भी पेन डाउन कर सकते हैं बिकॉज 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा यहाँ से हम देखते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ऑलराइट, सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दो पार्ट्स में चीज़ें हैं. ऊपर जो है सिमिलैरिटीज शो की गई हैं, ठीक है, और नीचे जो है वो डिफरेंसेस शो किए गए हैं. एंड दोनों ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. नॉर्मल और कैंसर स्टेम सेल, यानी नॉर्मल स्टेम सेल है या कैंसर स्टेम सेल है, कुछ प्रॉपर्टी है. सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी हर जगह रहती है. सिग्नलिंग पाथवे चाहिए होते हैं क्योंकि कोई चीज़ रिन्यू कर रही है, डिवाइड कर रही है, पाथवे तो चाहिए. WNT, सोनिक हेजॉग, मैप के, डेल्टा नॉच पाथवे, राइट, दीज आर द पाथवेज जिसके थ्रू स्टेम सेल्स रिन्यू करते हैं. इसके अलावा डिवाइड करते हैं वेरियस प्रोजेनेटर एंड डिफरेंशिएटिंग सेल्स में. टेलोमेरेज की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए एज कम्पेयर टू अदर सेल्स स्टेम सेल्स की लाइफ स्पेन हमें ज़्यादा मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस का सिक्रीशन, हिमेटोपोइसिस प्रोसेस में भी आप पढ़ते हैं इस चीज़ को.
एंजियोजेनेसिस अगेन वन, सिमिलर सरफेस रिसेप्टर। अब ये तो हो गई सिमिलैरिटीज नॉर्मल और कैंसर स्टेम सेल्स में। डिफरेंसेस में देखिए, यहाँ पर सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी तो है लेकिन वो लिमिटेड है, यहाँ पर इनडेफिनेट बिकॉज उसको डिवाइड करते जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनोजेनिक कैपेसिटी यानी अंगों के नए बनने की कैपेसिटी क्षमता है, यहाँ पर ग्रोथ होगी, गांठें बनेंगी, ट्यूमर्स बनेगी, कुछ भी यूजफुल फ्यूटाइल नहीं है। हाईली रेगुलेटेड है, सेल्फ रिन्यूअल है, डिफरेंशिएट कर सकता है, यहाँ तो पूरा का पूरा डिसरेगुलेशन रहता है चाहे कुछ भी करता रहे। नॉर्मल अडल्ट टिश्यूज में इट इज रेयर, और यहाँ पर हम देखते हैं इनफ्रीक्वेंट और रेयर विद इन ट्यूमर्स, कैंसर स्टेम सेल्स। कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन सरफेस मार्कर, सिमिलर टाइप्स है, इससे थोड़ा सा डिस्टिंक्शन में भी इशू होता है, बट और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो बतला देती हैं कि हाँ जी कैंसर स्टेम सेल है। नॉर्मल कैरियोटाइप मिलेगा आपको, कैरियोटाइपिंग न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्मिक रेशियो विल बी ओके, यहाँ पर एबनॉर्मल मिलेगा। क्विसेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जी नॉट स्टेज में रहता है, जब स्टिमुलस मिलता है तभी डिवाइड करता, ये कम एक्टिव है, माइटोटिकली एक्टिव है अदर देन कैंसर सेल्स, लेकिन येस एक्सटेंसिव एंड इनडेफिनेट सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी की वजह से बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ता है। कैपेसिटी टू जनरेट नॉर्मल प्रोजेनी विद लिमिटेड प्रोलिफरेटेड पोटेंशियल, लिमिटेशन है, बढ़ता तो जा रहा है, डिवाइड तो करता जा रहा है, रिन्यू तो कर रहा है, बट इन लिमिटेशन। यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ा सा अलग है और अनलिमिटेड वे में सिनारियो प्रेजेंट है। पेन डाउन कर लीजिएगा, लेकिन यू नेवर नो बेटा, एवरी वन ऑफ यू, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट, हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट की मेहनत के पीछे, बट यू नेवर नो एक कौन सा पॉइंट आपको इतना ज़्यादा हेल्प करे कि आपका जेआरएफ निकल जाए। सो मेक श्योर मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना है। +4 for correct answer, -1 for incorrect answer. Moving to the next question. Alright, please have a look to this question, everyone. Pathways से ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, याद भी आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर बतलानी है। एंड आई गेस 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, बेशक सेक्शन सी का ये सवाल है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये सवाल आप लोगों का, प्लीज़ फोकस कीजिए। Alright, hopefully it is done, everyone. Alright, this much time is enough for this question, I guess. तो यहाँ पर हमारे को जो सवाल है वो एक प्रोटीन से रेलेवेंट है, प्रोटीन का नाम है कालमोडिलिन। डेफिनेटली आपने कालमोडिलिन, कैम पाथवे, PIP2 पाथवे, डैग, IP3 के बारे में सुना होगा, आप जानते हैं कालमोडिलिन क्या है। उससे रेलेवेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी, पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट। ईच कालमोडिलिन मॉलिक्यूल बाइंड 6 नहीं 4 बाइंडिंग साइट्स होती है कोऑपरेटिव फैशन में। अब इससे एक चीज़ हमें और समझ में आती है जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अगर कहीं पर आप लोगों को बतलाया जा रहा है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पर भी फोकस कीजिए। स्पेसिफिकली प्रोटीन्स के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में हम बात करें, हीमोग्लोबिन हुआ, मायोग्लोबिन हुआ, आपका ग्लाइकोफोरेन, बैंड 3, कालमोडिलिन, एक्टिन, मायोसिन, कैरेटिन, मल्टीपल प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। सो यू मस्ट बी नोइंग द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दोज प्रोटीन्स टू। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम कोज कालमोडिलिन टू अंडरगो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, ताकि एक्टिव कालमोडिलिन आ जाए। बिल्कुल जी, मॉडिफिकेशन हो रहा है तो मेन रीजन तो यही रहता है। सिंस बाइंडिंग जो है कोऑपरेटिव मैनर में होती है, एक छोटा सा चेंज
अगर कैल्शियम लेवल आयंस के लेवल में है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूरा उस पर डिपेंडेंट है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है। One of the many enzymes activated by calcium mediated calmodulin is cyclic AMP phosphodiesterase। ये क्या करती है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ती है। एडिनाइलिन साइक्लेज ने एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाया। आपको पता है, आपने पाथवे पढ़ रखा है, इंपॉर्टेंट पाथवे है। फॉस्फोडाइस्टरेज ने उसका उल्टा काम किया ताकि साइक्लिक एएमपी जो एक सेकेंडरी मैसेंजर है, इसकी सेल्यूलर कंसंट्रेशन जो है वो डाउन जा सके एंड लिंक्स कैल्शियम आयंस एंड साइक्लिक एएमपी सिग्नलिंग। सो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा एवरी वन ऑफ यू। ऑप्शन ए जो था इसका आंसर था, और शायद आप लोगों को देखकर पाथवे भी याद आ गया हो। ये आप देखिए 1 2 3 4 बाइंडिंग साइट्स है। बिफोर बाइंडिंग ये कॉन्फर्मेशनल स्टेट थी, एंड आफ्टर बाइंडिंग आप देख रहे हो एक्टिव प्रोटीन हो चुका है, एक्टिव कार्बोमोड्यूलिन हो चुका है, जो कि दूसरे एंजाइम से या दूसरे प्रोटीन से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन से चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। प्लीज एड 4 marks for the correct answer and -1 for the incorrect. Moving to the next question. All right, please focus every one of you. इम्यूनोलॉजी से सवाल है, क्लास MSc 1 MSc 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एंटीजन का, अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में बोलूं कि कौन से टॉपिक से ये सवाल है, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन विल बी द कंसेप्ट जहाँ से ये इज द कंसेप्ट जहाँ से ये सवाल है। ये सब इम्पॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये सब आना चाहिए। ऑल राइट, टाइम इज अबाउट टू ओवर एवरीवन, एंड होपफुली सभी ने ये सवाल कर लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पेन डाउन कर लेनी चाहिए इस क्वेश्चन के साथ भी। प्लीज स्टॉप एवरीवन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी। Which of the following are associated with the presentation of endogenous antigen by class 1 MSc molecule by APCs given the condition that there is no cross presentation of antigen by APC? Tepacin 1 and 2 प्रोटीन ओनली आ गया, इनवेरिएंट चेन की इन्वॉल्वमेंट है, प्रोटीजोम लाइक सब यूनिट की इन्वॉल्वमेंट है, ओनली आ गया, सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। एवरीथिंग, एवरी वन ऑफ यू राइट। जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें सब चीज़ें जो है मेंशन है। और जो इनवेरिएंट चेन की यहाँ पर बात की गई है वो आपकी कहाँ पर होती है? जब आप MSc क्लास 1 और 2 में डिफरेंसेस देखेंगे, देयर यू विल बी गेटिंग टू नो। MSc क्लास 2 में जो है इनवेरिएंट चेन 2 देखते हो, जो कि अल्फा और बीटा चेन के लाइक इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने में MSc का जो स्ट्रक्चर है अल्फा और बीटा चेन का, उसकी असेंबली में, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में और पेप्टाइड सिलेक्शन में मदद करती है। तो यहाँ पर इसका रोल हम MSc 2 में देखते हैं, 1 में नहीं देखते हैं। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाना था और इन दोनों को कंबाइन कर देते, तो डी इज द आंसर। थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले टेपासिन प्रोटीन की बात हुई है। द ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग इज एसेंशियल फॉर पेप्टाइड डिलीवरी। अब जो भी हमारा आउटर एंटीजन है
ठीक है, वायरस, कैंसर एंटीजन बहुत बड़ा है। MSC मॉलिक्यूल के पास इतनी बड़ी साइट नहीं है कि वो पूरा का पूरा रिसेप्टर जो है अपने सरफेस पर शो कर दे। एक लिमिटेड साइज जो है वही एंटर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रोसेसिंग करनी ज़रूरी है। प्रोट्यूजोम 26S प्रोट्यूजोम मशीनरी आप देखते हो, ये जो LMP2 और 7 की बात हुई थी, ये प्रोट्यूजोम की ही सब यूनिट है, राइट। ये चॉप कर देती हैं चीज़ों को। साइटोसोल में प्रेजेंट है, आप देख रहे हो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब MSC जो हमारा मॉलिक्यूल है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वो सीक्रेटरी पाथवे फॉलो करता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है जाएगा एंड पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। साथ साथ ट्रांसफर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट है कि पेप्टाइड की डिलीवरी साइटोसोल से इनटू द ल्यूमन ऑफ ईया, जहाँ पर ये पेप्टाइड्स लोड होते हैं। एग्जैक्टली ये देख रहे हैं, टैप 1 टैप 2 है और नीचे पेप्टाइड है, क्योंकि सही चीज जो है सही जगह पर बाइंड करें, कोई और चीज आकर बाइंड ना कर जाए। यहाँ पर आप देख रहे हो। एंड फाइनली अपने सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर इट इज रिप्रेजेंटेड। ये आपका साइटोटॉक्सिक TC सेल है, क्योंकि ये इंटरैक्ट करेगा परफोरिन ग्रेन्जाइम्स रिलीज करके जो है फिर इन्फेक्टेड सेल के लिए जो है किलिंग का प्रोसेस या इम्यून रिस्पॉन्स लाने का प्रोसेस जो है वो ये काम करेगा। LMP2 ये पेन डाउन कर लीजिएगा। These are the subunits of proteosomes, large molecular assemblies with multi-proteolytic activities, जो डैमेज एंड अनवांटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो सेल में नीडेड नहीं होती उनको ख़त्म करने में मदद करती है। टैप क्लास 1 मॉलिक्यूल्स LMP जीन का एक्सप्रेशन भी ज़रूरी होता है जब सेल एक्सपोज होता है इंटरफेरॉन गामा। एंड इसका एक्सप्रेशन हम कब देखते हैं? इसका एक्सप्रेशन हम जब देखते हैं जब वायरल एक्टिविटीज़ जो हैं बढ़ती है, तभी इसका एक्सप्रेशन हम देखते हैं। तो उसी से ही रेलेवेंट यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। +4 and -1 respectively everyone. Moving to the next question. Alright, please focus to this question. अब ये क्वेश्चन आपका जो है वैसे तो किससे रेलेवेंट है? सेल साइकिल रेगुलेशन से रेलेवेंट है, बट ठीक है, वी कैन, मैंने पहले भी बोला था इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 2 and 4 को वी कैन डू इन अ कनेक्टिव मैनर, क्योंकि कैंसर बायोलॉजी में जो है इन सबका रेलेवेंस जो है हम देखते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, मेक श्योर ध्यान से करें, ऑड ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएं। होपफुली एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी एंड सभी करेक्ट स्टेटमेंट्स को ही आपको रेक्टिफाई करना है। होपफुली इट इज डन। रेटाइनोब्लास्टोमा, E2F, P53, MDM2, P21 ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। P19 कैंसर बायोलॉजी में भी हम इसको पढ़ते हैं। Alright, time is about to over everyone and the correct answer for this question is option number D. क्यों डी ऑप्शन करेक्ट है उसको भी एक बार देख लेते हैं। DNA रेप्लिकेशन S फेज में होता है, हमको पता है। G1 है, S है, G2 है एंड फाइनली M है। S फेज सिंथेसिस फेज है, क्योंकि यहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है। एंट्री जो होती है S फेज में बहुत हाईली रेगुलेटेड होती है। कुछ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन जैसे कि रेटाइनोब्लास्टोमा, ये नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को। ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन को रोकते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है क्या सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है रेटाइनोब्लास्टोमा बाइंड्स टू E2F इन द साइटोसोल एंड प्रिवेंट्स E2F एंट्री इनटू द न्यूक्लियस। इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? देखिए, अगर आप ओल्ड बुक को देखोगे ना तो वहाँ पर ये आपको ऐसा का ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट बुक है तो वहाँ पर थोड़े से चेंजेस हैं।
अगर आप E2F क्या है? E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। ये E2F है, E2F के साथ कौन बाइंड है? E2F के साथ बाइंड है हमारा रेटाइनोब्लास्टोमा, ठीक है। ये रेटाइनोब्लास्टोमा बाइंड है। जब सेल साइकिल रेगुलेशन चलता है, हम देखते हैं रेटाइनोब्लास्टोमा के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाता है, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है और रेटाइनोब्लास्टोमा जो है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और E2F जो है वो यहीं के यहीं रह जाता है, एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है, फ्री है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करके ये वेरियस जो साइक्लिन्स के जीन्स हैं, साइक्लिन आपका लास्ट G1 फेज का साइक्लिन E हो गया, एस फेज का साइक्लिन ए हो गया, उनके ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो मदद करता है, ठीक है। और चीज़ें जो है आगे की ओर प्रोसेस कर जाती है, एस फेज की ओर प्रोसेस कर जाती है। तो ये बोल रहा है रोक देता है, रोकेगा तो जब ना जब चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है, ऑलरेडी इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके पहले एलिमिनेट हो गए। सी और डी आपके सही हैं, आप टाइम बचा सकते हो वहाँ पर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे बी है रेटाइनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेटेड बाय साइक्लिन ए CDK4। ना जी ना, अर्ली G1 फेज के साइक्लिन आप डी देख रहे हो वहां पर, ठीक है। साइक्लिन आप जो है अर्ली फेज के जो साइक्लिन देख रहे हो वहां पर 2 हो गया, 4 हो गया, साइक्लिन डी हो गया, CDK काइनेजेस के द्वारा ही फॉस्फोराइलेशन होता है। साइक्लिन ए जो है वो तो आपका एस फेज का साइक्लिन है, वो थोड़ी फॉस्फोराइलेट करेगा। फॉस्फोराइलेटेड रेटाइनोब्लास्टोमा एक्टिवेट कर देता है E2F को, बिल्कुल जी, हाँ जी, एक्टिवेट कर देता है, खुद कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, फ्री हो जाता है, रिमूव हो जाता है और E2F अपना काम कर लेता है एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। E2F एक्टिवेट साइक्लिन E का प्रोडक्शन, बिल्कुल जी, साइक्लिन E क्या है? लेट G1 का साइक्लिन है। मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी सिखाई थी, सेल बायो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और G1 टू S ट्रांजिशन हो जाता है, यानी S फेज में चीजें मूव कर जाती है। हेंस वी गॉट आवर आंसर, दैट इज D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। बाकी आप एक्सप्लेनेशन के लिए ये भी देख सकते हो, बहुत अच्छा सुंदर सा डायग्राम है, ठीक है। दोनों जो है डायग्राम्स गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत सुंदर सा डायग्राम यहाँ पर भी है। मिक एक अगेन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वर्किंग एंड इस तरीके से चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो रही है और एस फेज के जो साइक्लिन्स हैं उनका एक्सप्रेशन हो रहा है। सो होपफुली आप लोगों ने इसमें कर लिया होगा। ऑप्शन C एंड D का मतलब है ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। देखिए एक चीज़ और मैं बोलूँ, टेलीग्राम चैनल से आप लोग प्लीज़ ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे क्योंकि अब कॉन्टिन्यूसली आपको बहुत सारे फ्री सेशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। Please make sure to subscribe and like the channel as well. Keep sharing the videos and don't forget hard work always pay off. Thank you so much. Have a great day. See you soon. Thank you.